हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप छत्तीसगढ़ अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर हम दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये दत्तक ग्रहण विनियम अधिनियम 2022 का ये पार्ट 2 है। ठीक है ना। इससे पहले मैं पार्ट 1 जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर हम 20 एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए थे। देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन केवल क्वेश्चन ही नहीं था, वहाँ पर मैं क्वेश्चंस के माध्यम से मैं कोशिश किया हूँ कि जितना अधिनियम के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, इसमें जो कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन सारे चीज़ों को मैं वहाँ पे एनालिसिस भी कराया हूँ। तो आप जाके पार्ट 1 को भी ज़रूर देखिएगा, उसके बाद इस पार्ट 2 को देखिएगा। और साथ ही साथ इस एग्ज़ाम के अंदर इसके सिलेबस में जितने भी अधिनियम, जितने भी एक्ट्स और लॉ पूछे गए हैं, उन सारे का भी एमसीक्यू का जो क्वेश्चंस है सेट जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में डला हुआ है। ठीक है, वहाँ पे टोटल 14 वीडियो जो है ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, अलग अलग अधिनियमों के एमसीक्यू के ऊपर। तो जाके आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिएगा, उसका भी लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं सारे वीडियोस का पीडीएफ जो है अवेलेबल करा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे, बिकॉज 20 क्वेश्चन ऑलरेडी जो है इसके पार्ट 1 में डिस्कस किया जा चुका है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, इसके बाद आंसर देने की कोशिश करिएगा। और जितने भी प्रश्न यहाँ पे ले रहा हूँ, सभी प्रश्नों को आपको टेस्ट की तरह ट्रीट करना है और लास्ट में कमेंट करिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। राइट। प्रश्न क्रमांक 21 है कि दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के अनुसार सत्य कथन कौन सा है। पहला कथन है कि इस विनियम में कुल 36 अनुसूचियां हैं। दूसरा कथन है इस विनियम का अनुसूची 2 में बाल अध्ययन रिपोर्ट अर्थात CSR से संबंधित है। तीसरा कथन है इस विनियम के अनुसूची 10 अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित है। ये तीनों कथनों को ध्यान से आप पढ़िए। इसके बाद चारों विकल्पों में उचित विकल्प का चयन करना है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है। 1, 2 और 3 तीनों के 3 सही हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो दत्तक ग्रहण विनियम अधिनियम 2022 है, इसके में अगर देखा जाए तो टोटल 36 अनुसूचियां हैं, याद रखना है आप सभी को। और इस 36 अनुसूची में जो दूसरा अनुसूची है उसमें CSR, ठीक है, चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट, जिसको हम बाल अध्ययन रिपोर्ट भी कहते हैं, इससे संबंध रखता है। और जो 10वीं अनुसूची है उसमें NOC से संबंधित है। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से संबंधित है, अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित है। ठीक है, तो राइट है इसका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, डायरेक्ट भी आपको 1 लाइनर की तरह पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो इस अधिनियम की अनुसूची 2 है वो किससे संबंधित है, या फिर अनुसूची 10 है वो किससे संबंधित है। राइट, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पे जितने भी प्रश्न आप सभी को दिखेंगे वो सारे प्रश्न को मैंने खुद से तैयार किया है और इस तरीके से तैयार किया है ताकि आपको प्रश्न के माध्यम से ही, उसके आंसर के माध्यम से ही ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप सभी को मैं प्रोवाइड करा सकूं। राइट, चलिए आज का जो दूसरा प्रश्न है, मतलब प्रश्न क्रमांक 22, उसको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से आंसर देने की कोशिश करिएगा। प्रश्न है कि बालक को विदेश में स्थानांतरित करने के लिए इच्छुक माता पिता द्वारा हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अधीन दत्तक बालकों के लिए प्रक्रिया का रजिस्ट्रीकृत कौन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए कौन करता है, आप सभी को बताना है। सबसे पहली बात तो ये जो कुछ भी यहाँ पे मैं बताया हूँ इस प्रश्न के अंदर, इसका वर्णन जो है आप सभी को इस विनियम का जो धारा संख्या 65 है, 65 है, उसमें उल्लेख मिलेगा। ठीक है, और उसमें भी कहाँ, CARA, ठीक है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन रजिस्ट्रीकृत करता है। ए, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, ये सभी राज्यों में होता है, इसको हम शॉर्ट में SARA कहते हैं, स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। बी है केंद्र दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, ये हमारा CARA हो गया। ठीक है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। सी है अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण। और डी है दत्तक ग्रहण के लिए स्थापित विशेष न्यायालयों द्वारा। इसका क्या राइट आंसर होगा, तो देखिए इसका रजिस्ट्रीकृत करने का जो अधिकार होता है वो केंद्र दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, फिर आंसर को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब प्रश्न क्रमांक 23वां की ओर।
23वां प्रश्न भी है आप सभी के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न थोड़ा बड़े हैं, ठीक है, क्योंकि मैं प्रश्नों के माध्यम से ही सही उत्तर तक पहुंचाने की कोशिश किया हूं। तो पहले प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है कि यदि किसी बालक का जन्म बिना यौन संबंधों के सहमति के हुआ हो और इस मामले में जैविक माता पिता बालक को स्वयं की इच्छा से दत्तक के लिए समर्पित करना चाहते हैं, तो बालक को दत्तक के लिए निर्धारित समय के भीतर स्वतंत्र घोषित करने की जिम्मेदारी किसकी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। मतलब कोई माता पिता जो है ये खुद से चाहते हैं कि नहीं, मैं अपने बच्चे को दूसरे को मैं अडॉप्ट करने के लिए उसको फ्री करता हूँ, तो ये जो है कौन घोषित करेगा? केवल माता पिता को के द्वारा छोड़ देने से वो बालक जो है दत्तक के लिए उसको वैलिड नहीं माना जाता है, ठीक है। तो घोषित करने की जिम्मेदारी जो है किसकी है? ए, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, बी, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, सी, विशेष बालक न्यायालय, या फिर डी, बालक कल्याण समिति। इसका क्या राइट आंसर है भाई? तो इसका वर्णन भी आप सभी को इस अधिनियम का, इस विनियम का जो धारा संख्या 39 है उसमें देखने को मिलेगा। धारा संख्या 39 के अंदर CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, मतलब बाल कल्याण समिति का वर्णन किया गया है और उसी में बताया गया है कि ये जो अधिकार है, ये जो जिम्मेदारी है स्वतंत्र घोषित करने के लिए दत्तक के लिए, वो बाल कल्याण समिति को है, CWC को है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, बाल कल्याण समिति उस बालक को दत्तक के लिए जो है स्वतंत्र घोषित करेगा तो वहाँ पे DNA सैंपल जो है एकत्रित करना आवश्यक हो जाता है। क्यों? ताकि दत्तक ग्रहण करने के बाद जो दत्तक ग्रहण करने वाले जो परिवार हैं उनको किसी भी तरह परेशानियों का सामना न करना पड़े। राइट, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 24। 24वां प्रश्न को भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा। प्रश्न है कि दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के अनुसार राज्य सरकार की कार्य नहीं है। यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, चारों विकल्प में से कौन ऐसा कार्य है जो राज्य सरकार का नहीं है? ठीक है, बताइएगा। ए है जिला मजिस्ट्रेट के पास लंबित मामलों का नियमित रूप से समीक्षा करना, बी, दत्तक ग्रहण के मामलों को समय से निपटाने हेतु मार्गदर्शन और सहायता करना, सी, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों को मान्यता प्रदान करना, और डी, जिले में दत्तक ग्रहण कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी करना। ये चारों में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का नहीं है, आप सभी को ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर राज्य सरकार की कार्य की बात किया जाए तो इसमें इस अधिनियम का जो धारा संख्या 34 है उसमें यह बताया गया है कि राज्य सरकारों का क्या कार्य होगा दत्तक ग्रहण से संबंधित। ठीक है, तो उसमें सारा चीज़ मिल जाएगा। ये जो जिला में दत्तक ग्रहण कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण और निगरानी करने की जो जिम्मेदारी है ये राज्य सरकार का नहीं है, बल्कि किसका है? जिला बालक संरक्षण इकाई का है। ठीक है, याद रखिएगा, जिला बालक संरक्षण इकाई का ये कार्य है। ठीक है, और ये वर्णन आपको कहाँ मिलेगा? धारा संख्या 38 में ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना भी मैं धाराओं को बता रहा हूँ उनसे संबंधित उनका कार्यों को बता रहा हूँ, सबको आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए 25वां प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए, ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है कि बालक या बालकों को दत्तक ग्रहण करने वाले जैविक माता पिता और सौतेले माता पिता की सहमति इस अधिनियम के किस अनुसूची में प्रदान की गई है? तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, अनुसूची से संबंधित प्रश्न है, बताना है। ठीक है, मैंने पहले ही बता चुका कि इस अधिनियम में टोटल 36 अनुसूचियां हैं, उसी में से किसी एक अनुसूची के अंदर ये बोला गया है कि अगर कोई बालक या कोई बालक हो, मतलब एक से अधिक बालक भी हो सकता है, दत्तक ग्रहण करने वाले कोई जैविक माता पिता हैं या फिर सौतेले माता पिता है, तो उसकी सहमति का वर्णन किस अनुसूची में दिया गया है? बताइए, अनुसूची 6, अनुसूची 20, अनुसूची 12 या फिर अनुसूची 18? इसका क्या राइट आंसर होगा, आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। इस अधिनियम का, इस विनियम का अनुसूची 20 है उसमें इसका वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। अच्छा, जो अनुसूची 6 है इसमें क्या वर्णन है ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो भावी माता पिता द्वारा निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन किए जाने की बात जो है इस अधिनियम की अनुसूची 6 में किया गया। ये रजिस्ट्रेशन से संबंधित है कि दत्तक ग्रहण करने से पहले जो माता पिता होंगे, भावी माता पिता होंगे, वो आवश्यक दस्तावेजों के साथ क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, पोर्टल के ऊपर। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 26 की ओर। 26वां प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, इसको भी ध्यान से पढ़िए। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत अच्छे प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न है कि दत्तक ग्रहण को शासित करने वाले मूलभूत सिद्धांतों में शामिल नहीं है। ठीक है, मतलब दत्तक ग्रहण करने का कोई सिद्धांत होता है कि किस तरीके से
जो ये दत्तक ग्रहण किया जाना चाहिए, उसमें बालकों का हितों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारे चीज़ जो है सिद्धांतों में शामिल किया जाता है। ठीक है, अब चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि चारों में से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो इस दत्तक ग्रहण को शासित करने वाले मूलभूत सिद्धांतों के अंदर शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, पहली बात तो ये सारा जो सिद्धांत दिया गया है ये कहाँ वर्णन मिलेगा, तो इस अधिनियम का, इस विनियम का जो धारा संख्या 3 है उसमें बताया गया है कि दत्तक ग्रहण करने के लिए जो शासित मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से होंगे। तो पहला विकल्प है दत्तक ग्रहण को करते समय बालक के सर्वोत्तम हित सर्वोपरि होंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, जब भी दत्तक ग्रहण होगा तो बालकों के हित को विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। दूसरा विकल्प, जहां तक संभव हो बालक को उनके अपने सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में रखने के सिद्धांत को ध्यान रखते हुए भारतीय नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये कथन भी बिल्कुल सही है, विकल्प भी सही है। जब भी किसी भारतीय बालक को दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र किया जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा उस बालक को ये कोशिश किया जाएगा क्योंकि उस जिस परिवेश में वो बड़ा हुआ है, जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में वो बड़ा हुआ है, वैसे ही परिवेश में उसको एडॉप्शन कराया जाए। ठीक है, मतलब कहने का कि भारतीय नागरिकों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है भारतीयों को एडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। सी है कि दत्तक ग्रहण के लिए सभी आवेदनों को पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत किया जाए और प्राधिकरण द्वारा उनकी गोपनीयता बनाए रखी जाए। तो ये भी सही है। ठीक है, जब भी दत्तक ग्रहण होगा तो जितना भी आवेदन होंगे, एप्लीकेशन होंगे, उसको पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत तो किया ही जाएगा, लेकिन उससे संबंधित जो गोपनीयता भी बनाए रखने की आवश्यकता होगी ये प्राधिकरण की ही जिम्मेदारी होगी। ये भी सही होगा। डी वाला पढ़ते हैं कि दत्तक ग्रहण के लिए उन भावी माताओं पिताओं को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी सालाना आमदनी 6 लाख रुपए से अधिक हो, ताकि बालक की उचित देखभाल की जा सके। तो जो ऑप्शन नंबर डी है इसका वर्णन जो है इस अधिनियम की धारा 3 में नहीं है। ये मैं खुद से आपको कंफ्यूज करने के लिए जोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये शामिल नहीं है सिद्धांतों के अंदर। वहाँ पे पैसे की बात नहीं की गई है कि कोई माता पिता जो है जो एडॉप्शन करना चाहता है उसका सालाना इनकम इतना हो तभी उसको, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए बी सी है वो सिद्धांत में शामिल है, लेकिन डी शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था ये वाला। चलिए बढ़ते हैं अब प्रश्न क्रमांक 27 की ओर। 27वां प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है कि यदि बालक की आयु 8 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक है तो भावी दत्तक माता पिता या दो दंपत्ति होगा कि अधिकतम संयुक्त आयु कितनी होनी चाहिए। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इस तरह का एक प्रश्न मैं ऑलरेडी जो पार्ट 1 है उसमें करा चुका हूँ। ये दूसरा प्रश्न है और अच्छा प्रश्न। बताइए, ए 85 वर्ष, बी 90 वर्ष, सी 100 वर्ष या फिर डी 110 वर्ष। तो याद रखिएगा कि यदि किसी बालक की आयु 18 से अधिक हो और 18 वर्ष तक है, ठीक है, तो जो भावी माता पिता होंगे, दत्तक माता पिता होंगे, उनकी जो संयुक्त आयु मतलब माता और पिता दोनों के एज को जोड़ के कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो संयुक्त आयु कितनी होनी चाहिए? 110 वर्ष होनी चाहिए। याद रखिएगा, अधिकतम की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ अधिकतम संयुक्त आयु कितनी होनी चाहिए? 110 वर्ष होनी चाहिए। कब? जब बालक की आयु 8 वर्ष से अधिक हो और 18 वर्ष से कम हो। लेकिन अगर बालक की आयु 2 वर्ष से कम है, ठीक है, 0 से लेकर 2 वर्ष तक है, तो कितना होना चाहिए? संयुक्त आयु कितनी होनी चाहिए? 85 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 2 वर्ष से कम अगर बालक की आयु है तब। अगर 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक है, ठीक है, अगर बालक की आयु 2 वर्ष से 4 वर्ष है तो संयुक्त आयु कितनी होनी चाहिए? 90 वर्ष का होना चाहिए। या फिर 4 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक की आयु है बालक की, तो संयुक्त आयु अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 100 वर्ष होना चाहिए। तो ये चारों डाटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसका वर्णन जो है इस विनियम का जो धारा संख्या 5 है उसमें मिल जाएगा। राइट। 28वां प्रश्न देखिए, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न है कि रजिस्ट्रेशन की तारीख को बालक और भावी दत्तक माता पिता में से किसी के बीच न्यूनतम आयु का अंतर कितना होना चाहिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। प्रश्न बहुत अच्छा है। बताइए कि जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो रहा है एडॉप्शन के लिए, तो उस दिन जो बालक होगा और जो भावी दत्तक माता पिता होंगे, वो दोनों माता पिता में से किसी एक का, चाहे माता की हो सकता है या पिता का हो सकता है, उनका उस बालक के बीच जो न्यूनतम आयु का अंतर कितना का होना चाहिए। ए 18 वर्ष से अधिक का अंतर होना चाहिए, बी 25 वर्ष से कम अंतर नहीं होना चाहिए, सी 20 वर्ष से कम अंतर नहीं होना चाहिए, या फिर डी 16 वर्ष से अधिक का अंतर होना चाहिए। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बालक और भावी माता पिता जो होंगे उनमें से किसी एक का अंतर जो है कम से कम 25 वर्ष से कम तो नहीं होना चाहिए। आप सभी को पता होना चाहिए। और इसका वर्णन भी इस विनियम का धारा संख्या जो 5 है उसमें ही दिया गया है। तो आप धारा संख्या 5 का इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जितनी भी मैं धाराओं का वर्णन, जितनी भी धाराओं से संबंधित मैंने प्रश्न बनाया है, उन सभी धाराओं को आप सभी को अच्छे से करके जाना है। ठीक है। 29वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि बाल कल्याण समिति CWC द्वारा बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने पर 5 वर्ष से कम आयु के सामान्य बालक को निवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय या भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक भावी दत्तक माता पिता को कितने दिनों के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहली बात तो इसका वर्णन आप सभी को कहाँ मिलेगा, तो इस अधिनियम का, इस विनियम का जो धारा संख्या 8 है वहाँ पे इसका वर्णन मिलेगा। ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा बताइए। ए 60 दिनों के लिए, बी 30 दिनों के लिए, सी 7 दिनों के लिए या फिर डी 90 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए उस 5 वर्ष से कम आयु के सामान्य बालक को निर्दिष्ट किया जाएगा बताना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। याद रखिएगा, अगर बालक की आयु 5 वर्ष से कम है तो उसको 60 दिनों के लिए भावी माता पिता को निर्दिष्ट किया जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन अगर वही बालक की जो उम्र है, आयु जो है कितना है, 5 वर्ष से अधिक है। ठीक है। 5 वर्ष से अगर अधिक है तो उसको कितने दिन के लिए भाई, उसको फिर 30 दिनों के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है। तो ये दोनों डाटा को आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं आज का 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है कि दत्तक ग्रहण अधिनियम 2022 के धारा 2(2) के अनुसार निम्न में से कौन दत्तक समिति का सदस्य होगा। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। पहला कथन है कि संबंधित विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के प्राधिकृत पदाधिकारी। दूसरा कथन है आगंतुक चिकित्सक या सरकारी अस्पताल का एक चिकित्सा अधिकारी। तीसरा कथन है जिला बाल संरक्षण इकाई का एक पदाधिकारी। चौथा कथन है बाल देखरेख संस्था का एक प्रतिनिधि। बताइए कि जो दत्तक समिति होगा उसमें कौन कौन सदस्य होंगे। क्या सभी सदस्य होंगे क्या, तो ये 4 विकल्प दिया गया, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर को सिलेक्ट करना है। ठीक है। बताइए, याद रखिएगा ये सभी के सभी चारों जो कथन दिया गया है, चारों के चारों जो है दत्तक समिति के सदस्य होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। मतलब जो अभिकरण होगा, दत्तक ग्रहण अभिकरण होगा, उसका जो प्राधिकृत पदाधिकारी होगा वो भी सदस्य होगा। आगंतुक चिकित्सक या फिर कोई सरकारी अस्पताल का कोई चिकित्सा अधिकारी है तो वो भी सदस्य होगा। और जिला बाल संरक्षण इकाई जो होता है उसका पदाधिकारी भी इसका सदस्य होगा। और बाल देख संस्था का जो एक प्रतिनिधि होगा वो भी उसका सदस्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। याद रखिएगा। तो ये कहाँ पे इसका वर्णन है, तो इस अधिनियम का धारा 2 का 2। मतलब आप सभी को पता होना चाहिए कि इस अधिनियम का जो धारा 2 है उसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के परिभाषाओं को दिया गया है। ठीक है। तो उसी में एक परिभाषा जो है दत्तक समिति का दिया है, वहीं से मैंने इस क्वेश्चन को तैयार किया। तो आपसे प्रश्न कहीं से भी किसी भी प्रकार से बनाया जा सकता है। तो देखिए ये जो दत्तक अधिनियम 2022 है ना, उसमें मुझे लगता है कि मैंने जो 30 प्रश्न अभी तक कराया, ये 30 प्रश्न को कोई अच्छे से करके चला जाए तो मुझे लगता है यहाँ से प्रश्न बन ही जाना चाहिए। बट मुझे लगता है कि मैंने जितना भी MCQ के माध्यम से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया इस अधिनियम से, इतना सफिशियंट है। इतना भी अगर पढ़ के जाएँ तो इस अधिनियम से पर्याप्त प्रश्न जो है मुझे लगता है बनाया जा सकता है। इसके अलावा और भी जो 14 वीडियो जो है MCQ का हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बना हुआ, आप जाके जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को मैंने इंक्लूड किया है। साथ ही साथ मैं आप सभी के लिए क्या कर रहा हूँ कि जितने भी अधिनियम है, क्योंकि अधिनियम बहुत वास्ट है, तो भी अधिनियमों के लिए मैं समरी नोट्स वीडियो भी आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ। इसके लिए भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें 2 अधिनियमों का समरी नोट्स वीडियो अवेलेबल हो चुका है। तो आप उसको भी जरूर देखिएगा अगर फटाफट रिवीजन करना है। एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख के चले जाएंगे तो मुझे लगता है रिवाइज आपका आसानी से बहुत जल्दी हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट वहाँ पे पॉइंट्स होंगे। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। समय आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, पढ़ाई अच्छे से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।